हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पर मेजरमेंट का सेशन, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आपका ये मेरे साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है तो पिछले वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, सब्सक्राइब बटन को जल्दी से प्रेस कीजिए ऐसे ही नॉलेज गेन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर कौन सा ब्रिज यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हैवीसाइड ब्रिज। हैवीसाइड ब्रिज के थ्रू हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके अलावा आपको एक बात और यहाँ पर याद रखनी है कि इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पर 3 टाइप के ब्रिज यूज़ किए जाते हैं। पहला है एंडरसन ब्रिज, दूसरा है यहाँ पर मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, और तीसरा है यहाँ पर हेज ब्रिज। अभी तीनों यूज़ तो होते हैं इंडक्टेंस को मेज़र करने के लिए, पर यहाँ पर जो एंडरसन ब्रिज है ये यूज़ होता है लो क्वालिटी फैक्टर के लिए, जबकि अगर हम बात करें मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज की तो ये यूज़ होता है मीडियम क्वालिटी फैक्टर के लिए। जबकि यहाँ पर हेज ब्रिज जो यूज़ होता है ये इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने में ही काम आता है, पर ये हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और इसी तरीके से मैंने पिछले वीडियोस में भी क्वेश्चंस के थ्रू काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ना प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो एरर प्रोड्यूस होती है इंस्ट्रूमेंट की वजह से वो इनमें से किस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एरर का क्लासिफिकेशन यहाँ पर पता होना चाहिए। एरर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है ग्रॉस एरर, दूसरा है यहाँ पर मेजरमेंट एरर, और तीसरा है जो ब्लंडर्स हमसे हो जाते हैं वो चीज़। अब मेजरमेंट एरर के अंदर फिर से 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा यहाँ पर होता है रैंडम एरर। तो जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर प्रोड्यूस होता है ये यहाँ पर आता है सिस्टमैटिक एरर के अंदर। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, सिस्टमैटिक एरर। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई होगी। ओके ना। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डैम्पिंग टॉर्क यहाँ पर इनमें से किस चीज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से समझते हैं जैसे कि डिफ्लेक्शन टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो डिफ्लेक्शन टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस करता है डिफ्लेक्शन, और इस डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। अब बात ये आती है कि यहाँ पर डैम्पिंग टॉर्क की ज़रूरत क्या पड़ी। अब होता क्या है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब भी वो डिफ्लेक्ट करता है और फिर हम जब उसके ऊपर कंट्रोलिंग टॉर्क अप्लाई करते हैं तो उस वजह से उसके अंदर ऑसिलेशंस होते हैं, और उन ऑसिलेशंस को कवर करने के बाद ही वो वहाँ पर रुकता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंटर है तो ये यहाँ पर बार बार यहाँ पर ऑसिलेशंस करेगा और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर रुकेगा। तो इन्हीं ऑसिलेशंस को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डैम्पिंग का। तो यहाँ पर डैम्पिंग टॉर्क किस लिए यूज़ किया जाता है? टू रिड्यूस द ऑसिलेशंस, यानी कि कम टाइम के अंदर जो हमारा पॉइंटर है वो 0 स्टेट पर आ जाए, यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन पर आ जाए बिना अफेक्ट करे कंट्रोलिंग टॉर्क को। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि बिना अफेक्ट करे कंट्रोलिंग टॉर्क। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर वर्क करता है एज ए इन्वर्स ट्रांसड्यूसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्स ट्रांसड्यूसर होता क्या है। इन्वर्स ट्रांसड्यूसर यहाँ पर कन्वर्ट करता है एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। और यहाँ पर इनमें से वो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के अंदर जैसे ही हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाइड करते हैं इसकी सरफेस पर, यहाँ पर उसकी डायमेंशंस के अंदर चेंज आने लग जाता है, और इसे हम कहते हैं मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पीजो इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम अप्लाई करते हैं 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई एक PMMC वोल्ट मीटर के अक्रॉस, जिसकी फुल रेंज हमें यहाँ पर गिवन है 220 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमें यहाँ पर कुछ गिवन है। तो हमसे पूछा गया है कि इस केस में यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर आपको घबराना नहीं है। अब ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता होता कि PMMC हमेशा वर्क करता है ओनली DC पर, और यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई यहाँ पर हमें इसे प्रोवाइड करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है AC, और AC के केस में ये हमेशा आउटपुट देगा 0। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 0 वोल्ट। ऐसा होता है इसलिए कि जैसे मान लीजिए जब भी सिनुसॉइडल वोल्टेज की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर जो भी पॉइंटर होगा उठ के सीधा फाइनल वैल्यू पर चल जाएगा, और जैसे यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो फिर दोबारा से 0 पे आ जाएगा।
पर अगर इसकी फ्रीक्वेंसी n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हुई तो ये n टाइम्स आगे पीछे होगा। पर यहाँ पर पॉइंटर का इनर्शिया इतना ज़्यादा है कि ये 0 के अराउंड ही यहाँ पर वाइब्रेट करेगा, ये कहीं पर मूव ही नहीं करेगा। तो इसलिए जो यहाँ पर आउटपुट देगा वो देगा ये यहाँ पर 0। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन के अंदर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि 2 वाटमीटर मेथड को लेकर इनमें से कौन सा यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट है। अब आपको यहाँ पर चीज़ का ध्यान रखने की फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पर। तो इसको मैं आपको एक टेबल के थ्रू यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर पावर फैक्टर, इस जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे पावर फैक्टर की वैल्यू, और इस जगह पर लिखेंगे जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस। अगर फर्स्ट केस में मैं पावर फैक्टर की वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर 0 डिग्री, सेकंड में लेता हूँ यहाँ पर 30 डिग्री, थर्ड लेता हूँ यहाँ पर 60 डिग्री, और फोर्थ लेता हूँ यहाँ पर 90 डिग्री। अब यहाँ पर इस केस में 0 के केस में पावर फैक्टर कितना आएगा 1, 30 डिग्री के केस में आएगा 0.866, और यहाँ पर 60 डिग्री के केस में आएगा 0.5, और 90 डिग्री के केस में हो जाएगा 0। अब होता क्या है कि जब भी पावर फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है तो दोनों वाटमीटर की वैल्यूज़ यहाँ पर हो जाती हैं इक्वल, यानी W1 = W2 हो जाता है। और जब यहाँ पर 30 डिग्री की वैल्यू आती है तो यहाँ पर W2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ W1 हो जाती है, और 60 डिग्री के केस में यहाँ पर एक वाटमीटर की वैल्यू 0 हो जाती है, और 90 डिग्री के केस में यहाँ पर एक वाटमीटर तो देता है नेगेटिव वैल्यू और दूसरा वाटमीटर यहाँ पर देता है पॉजिटिव वैल्यू। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आगे याद रखने के लिए। अब यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में यहाँ पर बोला गया है कि रीडिंग ऑफ 2 वाटमीटर इक्वल होंगी जब पावर फैक्टर यूनिटी होगा। तो पावर फैक्टर यहाँ पर यूनिटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और वाटमीटर की वैल्यूज़ भी यहाँ पर बराबर है, तो ये चीज़ तो यहाँ पर सही है। दूसरे में यहाँ पर बोला गया है कि रीडिंग ऑफ 1 वाटमीटर इज़ डबल ऑफ अदर व्हेन पावर फैक्टर इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री के केस में एक वाटमीटर की वैल्यू दूसरे की डबल होगी, ये चीज़ भी यहाँ पर सही है। तीसरे में हमें यहाँ पर बोला गया है कि एक वाटमीटर 0 रीडिंग शो करेगा जब उसका पावर फैक्टर 0.866 होगा। तो यहाँ पर एक वाटमीटर यहाँ पर 0 डिग्री वैल्यू शो कर रहा था जब उसका पावर फैक्टर 0.5 था, ना कि 0.866। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाएगी, और हमसे पूछा भी फॉल्स स्टेटमेंट था, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। और इसी तरह क्वेश्चंस के थ्रू काफ़ी कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर करे हैं पिछले वीडियोज़ में भी। अब तो मैंने काफ़ी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पर भी वीडियोज़ बना दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम यहाँ पर एक कमांड को सेंड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को, और ट्रांसमिट कर सकते हैं रीडिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट की किसी रिमोट लोकेशन से। यानी तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा टेलीमेट्री। टेलीमेट्री यहाँ पर होता क्या है कि टेलीमेट्री के अंदर यहाँ पर कलेक्शन होता है बहुत सारा डेटा का। यहाँ पर कलेक्शन होता है डेटा का जो कि स्टोर होता है किसी एक रिमोट लोकेशन पे। अब टेलीमेट्री के थ्रू हम क्या करते हैं कि ये डेटा को एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करवाने में यहाँ पर मदद करता है, और ये सिंगल डायरेक्शन कौन सी होती है, सेंडर टू रिसीवर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, टेलीमेट्री। और इसी टाइप के कुछ नए क्वेश्चंस आजकल जेईई एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर मत कीजिएगा। तो और लास्ट तक वीडियो को ऐसे ही देखते जाइए, आप यहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर जाने वाले हैं। ओके ना, मूविंग टू इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एक सर्किट गिवन है और हमसे पूछा गया है कि ये कौन से ब्रिज का यहाँ पर सर्किट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जितने भी टाइप्स के सर्किट्स और जितने भी टाइप्स के ब्रिज होते हैं उनका आपको स्ट्रक्चर पूरा याद होना चाहिए, कि मतलब आप देखकर ही बता पाएँ कि ये कौन सा टाइप का यहाँ पर ब्रिज है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस जिसकी भी वैल्यू वहाँ पर पूछी गई हो। आने वाले वीडियोज़ में मैं इसके रिगार्डिंग एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिससे आपको आसानी होगी इन्हें याद करने में। अभी जो यहाँ पर सर्किट गिवन है ये गिवन है यहाँ पर शेयरिंग ब्रिज का, और शेयरिंग ब्रिज के थ्रू हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब इसके अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं उसका जो फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आता है वो निकल कर आता है CX = R1 C3 अपॉन में R2। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर बोला गया है कि कुछ यूनिट्स हमें यहाँ पर गिवन है जिन्हें हमें अरेंज करना है डेटा एक्विजिशन सिस्टम के लिए। यहाँ पर ये मेमोरी नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ है यहाँ पर डिस्प्ले, ये मिसप्रिंट हो गया है, इन्हें हमें यहाँ पर अरेंज करना है। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इसकी पूरी सीरीज़। जब भी हम कोई फिज़िकल क्वांटिटी देते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, फिज़िकल क्वांटिटी वो टेम्परेचर हो सकती है, प्रेशर हो सकती है, या फ्लो भी हो सकती है,
तो वो सबसे पहले जाती है ट्रांसड्यूसर के पास, और ट्रांसड्यूसर उसे कन्वर्ट करता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेगा। उसके बाद वो वहाँ से जाएगी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर, जिसे यहाँ पर शो किया गया है ADC के नाम से, जो कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के अंदर। उसके बाद ये यहाँ से जाएगी डेटा प्रोसेसिंग के लिए, और डेटा प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा कि वो जो भी डिजिटल सिग्नल है वहाँ पर, उसके थ्रू वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालेगा, यानी कि यहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन निकलेगी, और उसके बाद यहाँ पर हमें डिस्प्ले के अंदर वो शो कर दी जाएगी। तो ऐसा कुछ इसका डायग्राम होता है। तो ट्रांसड्यूसर यहाँ पर आएगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पर आएगा ADC, थर्ड पर आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कंप्यूटर के लिए CPU, और फोर्थ पे आएगा डिस्प्ले। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3, 4, 1, 2। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ही हमें इंकरेजमेंट मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि करंट मेजरमेंट करते टाइम यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है 4 मिली एम्पियर। हमें कैलकुलेट करनी है प्रोबेबल एरर की वैल्यू। तो प्रोबेबल एरर हम यहाँ पर होता क्या है, ये एक रेंज होती है किसी एरर के दोनों साइड, जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। और ये दोनों साइड एक मीन वैल्यू जो होती है एरर की, उसके दोनों साइड की वैल्यू होती है, जो हमें डिफाइन करती है एक रेंज, और वो रेंज होती है दोनों साइड की अगर हम मिलाएंगे तो 50% तक की। तो इसके थ्रू जो फॉर्मूला निकल के आता है प्रोबेबल एरर का, वो यहाँ पर निकल के आता है 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस सिंबल के थ्रू यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट करनी होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें गिवन है 4 मिली एम्पियर। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 2.7 मिली एम्पियर। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा D। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि डिस्टॉर्शन मीटर यहाँ पर किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो डिस्टॉर्शन मीटर यहाँ पर होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट होता है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं कुछ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज़। अब ये स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज़ कौन सी होती है, जो यहाँ पर डिस्टॉर्शन पैदा करती है, यानी डिस्टर्बेंस पैदा कर रही होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। तो उन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है डिस्टॉर्शन मीटर का। मेजरली ये यूज़ किया जाता है साउंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक एनर्जी मीटर जो डिज़ाइन किया गया है 500 रिवॉल्यूशन ऑफ डिस्क पर यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी एक यूनिट एनर्जी की कंजम्पशन के ऊपर यहाँ पर 500 रिवॉल्यूशंस करेगा। और यहाँ पर हमें दी गई है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, जिसकी करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर, वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 240 वोल्ट एट यूनिटी पावर फैक्टर। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है परसेंटेज एरर की वैल्यू। अगर मीटर एक्चुअली करता है 570 रेवोल्यूशन, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेटा लिख लेते हैं, उससे आपको क्या है कि यहाँ पर समझने के अंदर आसानी होगी। तो K की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर किलोवाट आवर यहाँ पर कितना है, वो चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है 500। इसे एक नाम से और जानते हैं मीटर कांस्टेंट। और हमें यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 240 वोल्ट, करंट की वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर, और जो पावर फैक्टर है वो हमें यहाँ पर गिवन है यूनिटी यानी कि 1। अब हमें सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है कि ये पावर कितनी यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है ये हम निकालेंगे एक फॉर्मूले से, जो होता है VI cos y। अब यहाँ पर cos y के बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से। क्यों? क्योंकि हमें किलोवाट आवर के अंदर ये वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर V की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 240, I की वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमें 5, cos y की वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 1.20 किलोवाट आवर, यानी कि ये कंज्यूम कर रहा है 1.20 यूनिट। 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से। और यहाँ पर हमें जैसा कि गिवन था कि 1 यूनिट कंज्यूम करने पे वो यहाँ पर रिवॉल्व करता है 500 रिवॉल्यूशंस। तो 1.20 पे कितने करेगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 1.20 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 500 इंटू 1.20 जब हम करेंगे तो ये यहाँ पर निकल कर आएगा 600, यानी कि 600 रिवॉल्यूशंस वो यहाँ पर कर रहा है। असल में ये 570 रिवॉल्यूशंस करता है और हमारा निकल कर आ रहा है यहाँ पर 600 रिवॉल्यूशंस। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एरर की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो उस एरर की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि असल में कितने थे रेवोल्यूशन, वो थे 570 और हमारे कितने आ रहे हैं 600 अपॉन में
600 इंटू 100। और जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा यहाँ पर -5%। यहाँ पर माइनस शो कर रहा है कि ये स्लो चल रहा है, यानी जितनी वैल्यू से उसे चलना चाहिए था उससे स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5% स्लो, यानी कि ए। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर 2 कॉलम्स गिवन है। हमें यहाँ पर मैच करना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ को मेज़र करने के काम आता है। तो यहाँ पर डिसऑर्डर ब्रिज यूज़ होता है कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए, और वॉट मीटर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं पावर को मेज़र करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको पता ही होंगी अगर आपको सिंपली ब्रिज के बारे में पता होगा तो। और मैगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेज़र करने के लिए। अब बचा क्या, पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर यहाँ पर यूज़ होता है लो रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेज़र करने के लिए, यानी कि इसका सही आंसर होगा ABCD। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा एग्जाम्पल है पैसिव ट्रांसड्यूसर का जो यूज़ करता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को एज ए इनपुट, और फिर उसके थ्रू वो यहाँ पर सेंस करता है फोर्स वायर्स के ऊपर। तो यहाँ पर हमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, वो हमें यहाँ पर फिल करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैसिव ट्रांसड्यूसर यहाँ पर क्या होता है वो चीज़ पता होनी चाहिए। पैसिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जिनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक्सटर्नल पावर की उन्हें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पर हमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के थ्रू जो फोर्स के अंदर वेरिएशंस को मेज़र करता है वो यहाँ पर मेज़र करता है स्ट्रेन गॉज। अब स्ट्रेन गॉज के अंदर होता क्या है कि जो भी वेरिएशंस होते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के अंदर उसको ये यहाँ पर शो करता है जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रेन गॉज के अंदर। और वो स्ट्रेन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो फोर्सेस के थ्रू यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं किसी भी वायर में। तो आई होप आप सभी को ये सेशन यहाँ पर अच्छा लगा होगा। और ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था। यहाँ पर इसके अंदर पूछा गया कि इनमें से वो कौन सा कॉम्पोनेंट है जो यहाँ पर कन्वर्ट करता है किसी भी फिक्स्ड DC को वेरिएबल DC के अंदर। इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर होगा चॉपर। कई लोगों ने इसका आंसर कमेंट किया था और जिनका सही जवाब है उनका नाम है अभिषेक वर्मा। तो इसी तरीके से अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो आपको आंसर करना होगा इस क्वेश्चन का। इसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो इसका आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके से नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें ऐसे ही एनकरेज करने के लिए आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।